नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने कल उड़ीसा के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में। पिछली क्लास आप सबका होना था, चूँकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया था। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं राज्य प्रदर्शन की सीरीज़ को, और आज देखने वाले हैं हम लोग किसको? आज देखने वाले हैं हम लोग आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इस राज्य से। और हम लोग देखने वाले हैं पुडुचेरी के बारे में। मैंने पिछले क्लास में जब तमिलनाडु आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि हम लोग पुडुचेरी जो अलग अलग जिलों के रूप में अलग अलग 3 राज्यों में विस्तृत है उसको भी आज हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप बिगिनर हैं और साथ साथ बिगिनर नहीं भी हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हम ज्योग्राफी पढ़ना उठाते हैं, बुक उठाते हैं और हमको ज्योग्राफी पढ़ने से डर लगता है, ऐसा लगने के पीछे का रीज़न क्या है? आप अपने आप को बैठ करके मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि भाई आपने कभी इसके बेस को क्लियर किया ही नहीं है। क्योंकि मैं हर किसी को ये बात कहता हूँ कि आपका बेस, आप जिस कंपटीशन तैयारी में बैठ रहे हैं, इस कंपटीशन तैयारी में आपके सामने जीएस का एक विशाल सागर आने वाला है। आप जीएस चाहे कितना भी पढ़ ले, एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको 2 प्रश्न 3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे, आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो वैसे प्रश्नों के पीछे नहीं भागेंगे, आपको हमेशा अपना बेस मजबूत रखना पड़ता है। और जब आप बेस मजबूत रखते हैं तब आप एग्ज़ाम में किसी चीज़ को सॉल्व कर पाते हैं। हमारे राज्य प्रदर्शन पढ़ने के पीछे का रीज़न सिर्फ इतना नहीं है कि हम वहाँ के केवल जगहों को पढ़ लें और आगे बढ़ जाएं। हम जब राज्य प्रदर्शन पढ़ रहे हैं तो हम पूरी चीज़ों को डिटेल से पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें ही ऐसी हैं जिसको हम लोग, है ना, जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे उसके लिए छोड़ रहे हैं, उसको भी जब हम पढ़ेंगे तो एक साथ जब मर्ज कर देंगे तब आपको लगेगा कि हम, जी हाँ, हमने राज्य प्रदर्शन में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काम की हैं। तो चलिए आज की इस सेशन को हम स्टार्ट करें, आज की इस क्लास को स्टार्ट करें। अगर आप कहीं से भी हमारी इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को करना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है प्रेस। लाइक कमेंट तो आपको करना ही करना है, साथ ही आपको क्या करना है? आपको करना है शेयर। आप जब शेयर करेंगे तो हमारे द्वारा जो संचालित फ्री क्लासेस है यूट्यूब चैनल पर, उसके नोटिफिकेशंस और उसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगी। जिससे क्या होगा? जिससे हमारा प्रयास सफल होगा और हम जो ये चला रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चे फ्री क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत कर पाए, ये जो हमने लक्ष्य लिया है ये भी पूरा हो सके। चलिए हम आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सभी राज्यों की तरह आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में एक बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी को हम देखें, इसमें सामान्य परिचय को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले गठन की बात आती है, और आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की जैसी ही बात आती है तब आप एक पेचीदा टॉपिक में फंस जाते हैं जिसको कहते हैं कि इसका गठन हम क्या माने। तो इसके गठन के पीछे की कहानी थोड़ी सी ट्रेजेडीपूर्ण है, उसको थोड़ा सा सुन लेते हैं। देखिए, ये आप जो देख पा रहे हैं ये है हमारा भारत देश। आप जान ही रहे हैं क्या है जी, ये भारत है हमारा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे भारत में, तो ये जो पूरा आंध्र प्रदेश आप देख पा रहे हैं ये पूरा आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु, इसके साथ साथ ये थोड़ा सा कर्नाटक वाला पार्ट, ऐसा पूरा ये पूरा क्षेत्र एक टाइम पर, आप सबको पता होना चाहिए, ये पूरा क्षेत्र एक टाइम पर मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था ये पूरा क्षेत्र, आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1953 में, कब, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, वर्ष 1953 में पोट्टी श्री रामल्लू, इस व्यक्ति के नाम को अच्छे से याद रखेंगे। किसको? पोट्टी श्री रामल्लू। ठीक है, पोट्टी श्री रामल्लू जी ने क्या कहा? पोट्टी श्री रामल्लू जी ने कहा कि तेलुगु भाषी लोगों के साथ मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या है, जस्टिस नहीं हो पा रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। इसलिए हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ और 1953 में ये मांग उठी। पोट्टी श्री रामल्लू जी ने आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल किया, और कहा जाता है कि इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल किया। कितने दिनों तक?
56 दिनों तक भूख हड़ताल किया, लेकिन 2 दिनों के बाद 57 और 58, इन 2 दिनों के बाद इनकी तबीयत खराब हुई और 98वें दिन इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था, इनका निधन हो गया था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इन्होंने 56 दिनों तक क्या किया, 56 दिनों तक अलग तेलुगु भाषी अलग राज्य की इन्होंने कल्पना की। इसीलिए कहा जाता है आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित किया गया था। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है, भाषाई आधार पर गठित किया गया भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसके पीछे की कहानी क्या है, पोट्टी श्री रामल्लू जी ने 56 दिन का आमरण अनशन किया। 2 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ये 56 दिन तक भूखे प्यासे आमरण अनशन पर बैठे थे। इनका उद्देश्य था तेलुगु भाषी लोगों को एक पृथक राज्य मिलना चाहिए। मद्रास प्रेसिडेंसी में इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से इनका शोषण हो रहा है। किसका मानना था जी, ये मानना था पोट्टी श्री रामल्लू जी को। इसलिए पोट्टी श्री रामल्लू जी को आज भी आंध्र प्रदेश में अमरजीवी के उपाधि से विभूषित किया जाता है। अमरजीवी कहा जाता है कभी नहीं मरने वाला। ठीक है, आपको याद रखना है पोट्टी श्री रामल्लू। तो इसलिए इसके जब आप गठन पढ़ते हैं तो कई जगह आपको देखने को मिलता है 1953, लेकिन आप सबको पता होगा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर आया था, और फजल अली आयोग ने कहा था राज्यों का गठन क्या होना चाहिए, भाषाई आधार पर होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति, जैसे कि आंध्र प्रदेश में कोई बिहारी लोग जाकर नहीं रह सकते हैं, कोई छत्तीसगढ़ी लोग जाकर वहाँ नहीं रह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई जाकर वहाँ रहना चाहता है तो रह सकते हैं, भले ही भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो जाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अदर भाषा बोलने वाला है, अलग भाषा बोलने वाला है, तब भी वो वहाँ जाकर निवास कर सकता है। ऐसा किसका रिकमेंडेशन था, फजल अली आयोग का रिकमेंडेशन था। उसी के आधार पर क्या हुआ था, उसी के आधार पर हुआ था राज्यों का पुनर्गठन। इसलिए आप पुस्तकों में पढ़ते हैं 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाया गया, जिसमें ये जो वर्तमान तेलंगाना है, ये तेलंगाना राज्य भी उस समय इसमें सम्मिलित था। ये 2014 में पृथक होगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर के 2014 में एक सेपरेट राज्य बनेगा, सेपरेट स्टेट बनेगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसीलिए मैं अगर आपको एग्जाम में देखने को मिला 1953, तो आपको याद रखना है 1953 वाली कहानी क्या है। 1953 वाली कहानी है पोट्टी श्री रामल्लू की, लेकिन इसका गठन राज्यों के पुनर्गठन आयोग आने के बाद हुआ था, जो कि था 1 नवंबर वर्ष 1956। इसमें उस समय तत्कालीन तेलंगाना शामिल था। तो इसमें गठन में क्या लिखेंगे, 1 नवंबर 1956। और क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे की कहानी मैंने बताया है आपको, पूरा आपको याद रखना है। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखें। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है, और कब गठित हुआ था, 1953 में। लेकिन उस समय यह पूर्ण राज्य नहीं था। पूर्ण राज्य कब बन रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद 1 नवंबर 1956 को। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजधानी की बात करते हैं। तो इसकी राजधानी आपको अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन अभी आपको याद रखना है अमरावती इसकी राजधानी है। अच्छे से आपको याद रखना है। जिस समय ये तेलंगाना से अलग हुआ था, है ना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में, तब उस समय कहा गया था तेलंगाना में जो हैदराबाद है, ये इन दोनों की आने वाले 10 साल के लिए संयुक्त रूप से राजधानी होगी। लेकिन 10 साल के बाद अमरावती को किसकी कैपिटल बना दी जाएगी, आंध्र प्रदेश की कैपिटल बना दी जाएगी, ऐसा कहा गया था उस समय। इसलिए आपको याद रखना है अमरावती किसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। मुख्य भाषा की अगर आप बात करते हैं तो मुख्य भाषा यहाँ की क्या है, तेलुगु यहाँ की मुख्य भाषा है। और तेलुगु के बारे में मैं लगातार बताते आ रहा हूँ। तेलुगु किस में शामिल है, तेलुगु 11 शास्त्रीय भाषाओं में सम्मिलित है, 11 शास्त्रीय भाषाओं में सम्मिलित है। और क्या है, आपको लगातार मैं आपको बता रहा हूँ। कल भी मैंने आपको जब ओडिसी पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था तस्ते कमू, याद रखेंगे ट्रिक, इससे 6 याद हो जाएंगे। उसके बाद में पूर्व में आपको याद रखना है असमिया और बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी। हर क्लास में आपको मेरे तरह ही आपको रिकॉल करते हुए चलना है। जब आप बार बार रिपीट करते हैं किसी चीज़ को तो आपको चीज़ें याद होते जाती हैं। आप कभी भी इस बात को अपने मन से अपने दोस्तों के सामने बोलने से ना हिचकिचाएं। आप जब शर्म करेंगे तो आप अपने आप को ही धोखे में रख रहे हैं। आपको बोलना है चीज़ों को। आप जब बोलते हैं तो उसको आप अपने कानों में सुनते हैं, वही चीज़ें आपको याद होते जाती हैं। ठीक है, आपको बोलते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य नृत्य की अगर आप बात करेंगे तो कल मैंने बताया था यहाँ पर
एक शास्त्रीय नृत्य किया जाता है जिसको कहते हैं कुचिपुड़ी। भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की अगर बात कहा जाए, ये शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 है। जबकि शास्त्रीय नृत्य की अगर आप बात करते हैं, शास्त्रीय नृत्य की अगर आप बात करते हैं तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? कुल टोटल है 8। कितनी है? 8 है कुल टोटल। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से मैंने बताया था आंध्र प्रदेश में आप पढ़ने वाले हैं किसको? कुचिपुड़ी को। उड़ीसा में किसको पढ़े थे आप? ओडिसी को। असम जब जाएंगे तो असम में पढ़ेंगे सत्रिया को। मणिपुर में जब जाएंगे तो हम पढ़ेंगे मणिपुरी को। जबकि आपको पता होगा दो क्या है? केरल में कथकली और मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु में क्या है? भरतनाट्यम। और उत्तर प्रदेश में क्या है? कथक। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में। इस बात को भी याद रखेंगे, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी? 8। इसके अलावा 2 और अन्य नृत्य यहाँ पर पूछे जाते हैं आंध्र प्रदेश से, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अन्य नृत्य, जिसमें से एक को कहा जाता है घंटा मर्दाल। क्या कहते हैं? घंटा मर्दाल। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको अच्छे से याद रखना है। घंटा मर्दाला भी कहते हैं, घंटा मर्दाल भी कहते हैं। ठीक है, घंटा मर्दाल एक। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है बुर्रा कथा। क्या है? बुर्रा कथा। ये बेसिकली आपको याद रखना है, ये जो है वहाँ के लोक कथाओं पर आधारित एक लोक नाट्य है। क्या है? लोक कथाओं पर आधारित एक नाटक है, नाटक का स्वरूप है। तो ये कहाँ किया जाता है आपसे पूछा जाएगा, आप बताएंगे बुर्रा कथा नामक नाटक लोक कथाओं पर आधारित है और यह कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। घंटा मर्दाल नृत्य कहाँ किया जाता है? यह भी किया जाता है आंध्र प्रदेश में। शास्त्रीय नृत्यों में क्या शामिल है आंध्र प्रदेश से? कुचिपुड़ी शामिल है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, आपको मैं लगातार बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चित्रकला। तो चित्रकला के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ की एक चित्रकला बहुत फेमस है, जिसको आप विजयनगर साम्राज्य में भी पढ़ने वाले हैं। आपको याद रखना है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य। भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ते हैं, जिस समय हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, उसी समय हम दक्षिण भारत में पढ़ते हैं किसको? दक्षिण भारत में पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य। और इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने गुरु माधव विद्यारण्य के किसके प्रेरणा से किया था? तुंगभद्रा नदी के तट पर। ठीक है, इसको आपको मैं इतिहास में एकदम अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। अभी आपको याद रखना है क्या? लेपाक्षी चित्रकला विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। और आपको याद रखना है वर्तमान में लेपाक्षी चित्रकला कहाँ फेमस है? आंध्र प्रदेश में फेमस है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। विधानसभा की सीटें आपको पता है, आपको याद नहीं रखना होता है, इसको केवल हम लोग लिखने के लिए ही लिखते हैं। 175 विधानसभा की सीटें हैं। विधान परिषद की सीटें आप सबको पता होगा, भारत में कुल 6 जगह पर विधान परिषद की सीटें आपको देखने को मिलती हैं। कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ की विधानमंडल द्विसदनात्मक है। क्या है? द्विसदनात्मक। तो कौन कौन सा है? तो आपको याद रखना है द्विसदनात्मक वाले, मैं कहाँ पे लिखवा देता हूँ? यहाँ पे लिखवा देता हूँ द्विसदनात्मक वाले राज्य। एक तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश द्विसदनात्मक वाले में, एक तो आपको याद रखना है तेलंगाना। क्या याद रखना है? तेलंगाना। इसके साथ आपको क्या याद रखना है? ये देखो दक्षिण में हो गया, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर में जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यूपी, बिहार। क्या मिलेगा? बिहार। ठीक है, नीचे जब आप आएंगे तो आपको देखने को मिलता है यह है आपका महाराष्ट्र और नीचे क्या है? कर्नाटक। तो क्या है जी? आपको याद रखना है महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगर आपके पुस्तकों में आज भी 7 आपको देखने को मिल रहा है तो आप उसको अपडेट करेंगे। अब जम्मू कश्मीर की विधानमंडल द्विसदनात्मक नहीं रह गई। आपको याद रखना है अब भारत में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां की विधानमंडल द्विसदनात्मक है। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं इसको मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है? लोकसभा की सीटें। लोकसभा की सीटों की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। जबकि राज्यसभा की सीटों की अगर आप बात करते हैं तो राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। इन सबको आपको याद नहीं रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ लगातार। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ाता हूँ, कुछ चीज़ें को बताने के लिए बताता हूँ, आपको केवल ओवरव्यू के रूप में याद रखना है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके काम की है। ठीक है, इन सब बातों को याद रखेंगे। ये बातें,
ये बातें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। एग्जाम में इसको भी पूछा जाएगा, पोट्टी श्रीरामल्लू 1953। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। आप सबको पता ही होगा, अभी बीच में खूब मीम चला था, नीतीश सबके हैं और चंद्रबाबू नायडू। बीजेपी की सरकार जब गठबंधन की सरकार लेकर के अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार जिसको आप कहते हैं, है ना, सरकार जब आई केंद्र में, तो आपको पता होगा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का खूब बोलबाला चला था। अभी आप लोगों ने अगर न्यूज़ फॉलो करते तो आप लोगों ने इसको अच्छे से जाना होगा। यहीं पर एक डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम कौन है? आपको याद रखना है, यहाँ के एक उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री याद रख लीजिए, उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री के रूप में अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पवन कल्याण। ये साउथ के मूवियों में आप देखे होंगे, ये एक हीरो भी है पवन कल्याण। यहाँ के ये डिप्टी सीएम है, आपको याद रखना है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ विजय शर्मा जी और अरुण साहू जी हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री कौन है? पवन कल्याण। ये साउथ की मूवियों में हीरो का रोल करते हैं, आपने इनकी पिक्चर देखी हुई होगी। आपको याद रखना है, इनकी एक पृथक पार्टी है। 2014 में इन्होंने एक पृथक पार्टी बनाया था, जनसेना पार्टी। क्या बनाया था? जनसेना पार्टी। जनसेना पार्टी। आपसे पूछा जाएगा जनसेना पार्टी के फाउंडर कौन है, तो आपको याद रखना जनसेना पार्टी के फाउंडर है पवन कल्याण। 2014 में इन्होंने एक अलग पार्टी बनाया था। इस साल विधानसभा के चुनाव में इन्होंने पूरा गर्दा उड़ा दिया है आंध्र प्रदेश में, आपको याद रखना है। वर्तमान मुख्यमंत्री के बाद राज्यपाल की बात करेंगे तो अब्दुल नजीर जी। कौन? अब्दुल नजीर यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। आप सबको मैं बता दे रहा हूँ, आप सबको ये जो मुख्यमंत्री हैं, जो राज्यपाल हैं, आप सबको एग्ज़ाम से पहले हर 4 महीने 6 महीने के बाद आपको इसको अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, मैंने अगर एक बार पढ़ा दिया तो अनंत काल के लिए इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप सबको भी पता है ये चुनावी चीज़ें हैं। कभी कभी सरकारें गिर जाती हैं तो सरकार में मुख्यमंत्री चेंज हो जाते हैं, राज्यपाल का ट्रांसफ़र इधर उधर राष्ट्रपति करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इनको अनंत काल के लिए याद नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में क्या देख लेते हैं, थोड़ी सी एक दो बातें आप याद रख लीजिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में क्या याद रखना है, वैसे तो हमने अभी पढ़ लिया, लेकिन क्या याद रखेंगे? आंध्र प्रदेश की विधानमंडल द्विसदनात्मक है। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। आंध्र प्रदेश की विधानमंडल द्विसदनात्मक है। एक बात याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश गुजरात के बाद सेकंड बड़ी तटरेखा वाला राज्य है। मैंने आपको गुजरात पढ़ाते हुए भी बताया था। ठीक है, तब भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे कुछ बातें आपको दिमाग में याद रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जब एग्ज़ाम में आते हैं तब हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश की तटरेखा गुजरात के बाद दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश से। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राकृतिक विशेषताएं। प्राकृतिक विशेषताओं में सबसे पहले हम देखते हैं पर्वत श्रृंखलाओं को, उसके बाद जाते हैं नदियों की ओर। चलिए देखते हैं, तो पहले क्या देखते हैं? पर्वत श्रृंखला। और पर्वत श्रृंखलाओं में भी आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है पर्वत श्रृंखलाओं में शेषाचलम की पहाड़ी। थोड़ा सा इसको मैप में थोड़ा ड्रॉ करते हैं शेषाचलम की पहाड़ियों को। ये आप आंध्र प्रदेश देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है। तो शेषाचलम की पहाड़ियों को आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ याद रखेंगे? आप याद रखेंगे दक्षिणी आंध्र प्रदेश की ओर आपको याद रखना है शेषाचलम की पहाड़ियाँ।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको याद रखनी है आंध्र प्रदेश में शेषाचलम की पहाड़ियों को। ठीक है, शेषाचलम की पहाड़ियों के बारे में क्या याद रखेंगे, शेषाचलम की पहाड़ियों के बारे में आपको याद रखना है, यह पहाड़ी लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, अभी सिनेमा हॉल में एक पिक्चर लगी हुई है पुष्पा द रूल, इससे पहले भी आप सब ने देखा होगा, मैं झुकेगा नहीं साला, पुष्पा देखा है ना। आपको याद रखना है एग्जाम के लिए लाल चंदनों के लिए फेमस, जो लाल चंदन की स्मगलिंग करता है पुष्पा भाऊ, वो कौन सी पहाड़ियों से करता है, शेषाचलम की पहाड़ियों से करता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में एग्जामिनर आपको अच्छी तरह से बोलेगा, पूछेगा बताइए लाल चंदनों के लिए कौन सा पहाड़ी फेमस है, शेषाचलम की पहाड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कभी कभी ऐसे प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, शेषाचलम की पहाड़ी लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को याद रखेंगे। इसके साथ साथ आपको याद रखना है शेषाचलम की पहाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व है, इस बात को याद रखना है। शेषाचलम की पहाड़ी कहाँ है, शेषाचलम की पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में, इस बात को याद रखेंगे, लाल चंदन के लिए फेमस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आपको देखने को मिलेगा नल्ला मलाई की पहाड़ी। नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ है आपसे पूछा जाएगा, आपका जवाब होगा नल्ला मलाई की पहाड़ी भी स्थित है आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम की पहाड़ी को आपको याद रखना है पूर्वी घाट का पार्ट है। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार है, पूर्वी घाट का विस्तार आप सबको पता ही होगा। पूर्वी घाट किसको कहते हैं हम लोग, तो आप सबको पता होगा, जब हम लोग भारत का मैप ड्रॉ करते हैं तब कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, तो ये जो पूरा जो क्षेत्र होता है ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पूर्वी घाट। क्या कहते हैं, पूर्वी घाट। और इसी पूर्वी घाट की पहाड़ियों में किसका विस्तार आपको देखने को मिल रहा है, पूर्वी घाट की पहाड़ियों का विस्तार देखने को मिल रहा है। शेषाचलम की पहाड़ी, पूर्वी घाट का विस्तार, लाल चंदनों के लिए फेमस। आप पिक्चर देखते हैं तो पिक्चरों में जब कोई चीज़ आती है उसको आप अपने दिमाग में रिकॉल किया करें। ठीक है, उससे चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं आपको, केवल जाके एंटरटेनमेंट पर्पज से मूवी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और नल्ला मलाई की पहाड़ी को भी पूछा जाएगा तब आपको बताना है नल्ला मलाई की पहाड़ी भी कहाँ है, यह भी स्थित है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा रंपा की पहाड़ी। कहाँ, क्या पहाड़ी, रंपा की पहाड़ी। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा पालकोंडा की पहाड़ी। क्या देखने को मिलेगा, पालकोंडा की पहाड़ी। ये पालकोंडा की पहाड़ी याद रखेंगे, रंपा की पहाड़ी याद रखेंगे, नल्ला मलाई हिल याद रखेंगे। कहीं कहीं पर आपको नल्ला मल्ला भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, नल्ला माला पहाड़ी। क्या मिलेगा, नल्ला माला पहाड़ी। इसके साथ साथ आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा एक सेकंड जी, है ना, तिरुमाला की पहाड़ी। और इसी तिरुमाला की पहाड़ी में आपको देखने को मिलता है तिरुपति बालाजी की मंदिर। आपको पता होगा ना, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी, इसीलिए आपको याद रखना है। तिरुमाला की पहाड़ी भी कहाँ है, यह भी आंध्र प्रदेश में है। पहाड़ियों से जो प्रश्न बनते हैं उसको भी हमको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। बताइए, जैसे कि ये पालकोंडा की पहाड़ी है, यहीं पर आपको वेलिकोंडा की पहाड़ी भी देखने को मिलता है। वेलिकोंडा, वेलिकोंडा की पहाड़ी। ये तमाम प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये सब पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश राज्य में। आपके लिए सबसे मोस्ट आईएमपी क्या है, आपके लिए आईएमपी है पालकोंडा की पहाड़ी, वेलिकोंडा की पहाड़ी, रंपा की पहाड़ी, नल्लामला हिल्स या नल्लामलाई हिल्स। इसके साथ साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है शेषाचलम की पहाड़ी, क्योंकि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको याद रखना है, ये लाल चंदन के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, नदियाँ। चलिए अगला प्राकृतिक विशेषताओं में अगला टॉपिक है हमारा नदियों वाला। तो नदियों को आज देखते हैं और देखते हैं यहाँ की नदियों के बारे में। तो आपको पता होगा, हमने पढ़ा था जब महाराष्ट्र राज्य को, तो महाराष्ट्र राज्य में हमने क्या देखा था, हमने देखा था जी
ये जो है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, इस त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और ये ऐसे पहले फ्लो होती है तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़ ऐसे बॉर्डर में, और जाके आंध्र प्रदेश से बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती है। ये कौन सी नदी है? ये है गोदावरी नदी। और वहीं महाराष्ट्र में एक और नदी देखते हैं जो महाबलेश्वर की पहाड़ी से उद्गमित होता है और जाता है पहले कर्नाटक, कर्नाटक के बाद ऐसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सीमा बनाते हुए ये निकल जाती है कहाँ? ये निकल जाती है बे ऑफ बंगाल में। ये नीचे वाली रिवर कौन सी है? नीचे वाली रिवर है कृष्णा रिवर। तो दो नदियों के बारे में हमने महाराष्ट्र में पढ़ा था, उन्हीं को यहाँ पे हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के बारे में आपको याद रखना है, उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। और ये कहाँ है? तो आपको याद रखना है ये है नासिक महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र। ठीक है जी, अच्छे से इसको आप याद रखेंगे। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, नासिक महाराष्ट्र, इसको अच्छे से नोट्स बनाना है। जब मैं बोल रहा होता हूँ आपको केवल मुझे सुनना है। उसके बाद ये पूरे टॉपिक्स का जो मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, इसका टेलीग्राम में, हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ से जाना है, पीडीएफ प्राप्त करना है, देन उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। तो एक बार आप सुनेंगे, दूसरी बार जब आप लिखेंगे तो आपको 2 बार ये चीज़ें लगातार रिकॉल हो जाएंगी और इसके 40 से 50% चीज़ें आपके दिमाग में पहली बार में ही सेट हो जाएंगी। उसके बाद आप जब उसको सेकेंड बार, थर्ड बार रिपीट 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 जब आप रिवीजन करेंगे तब ये आपके दिमाग में परमानेंट फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको जब मैं बोलता हूँ तो चीज़ों को केवल अभी सुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, नासिक से इसका उद्गम होता है। अगर आप विसर्जन की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में इसका विसर्जन होता है। BOB अगर मैं लिख रहा हूं तो आपको समझना है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। आगे जाते हैं, सहायक नदियों की अगर आप बात करते हैं तो सहायक नदियों में हमने देखा था, क्या क्या देखा था, तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। उस समय भी मैंने इसको ड्रॉ किया था, आज भी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं जी। ठीक है, पहले इसको मिटाते हैं, इस मैप को हटा देते हैं, यहाँ से छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसा। चलिए इसको हटा ही देते हैं परमानेंट, है ना। चलिए देखते हैं नदियों के बारे में, सहायक नदियों के बारे में। तो आपको याद रखना है ऐसे, ये 3 राज्यों से इसका भी हमने प्रवाह देखा था, है ना। कहाँ कहाँ से देखा था? पहले इसके प्रवाह को हमने देखा था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से ऐसे बहती है। 3 राज्य नहीं कह सकते, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा इसका प्रवाह है, तो 4 राज्य आप इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, 4 राज्य आप इसको कर लीजिए। ऊपर से इसमें कौन कौन सी नदी आती है? तो आपको पहले मैंने बताया था एक रिवर आती है जिसको कहते हैं पूर्णा। क्या कहते हैं? पूर्णा। फिर 3 नदियां हैं, एक नदी है क्या? एक नदी है वेनगंगा, एक नदी है पेनगंगा और एक नदी है वर्धा। ये तीनों मिलकर क्या बनती है? तीनों मिलकर बनती है प्राणहिता। क्या बनती है? प्राणहिता। ये कौन कौन सी नदियां हैं? एक है पेनगंगा, है ये पेनगंगा, ये है वेनगंगा, और एक क्या है? एक है वर्धा। ठीक है, ये 3 नदियां हैं, आपको याद रखना है। ये तीनों नदियों के संगम को कहते हैं प्राणहिता। आगे आप जब जाएंगे तो भद्रकाली के पास छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसे प्रवाहित होते हुए आ रही है, उड़ीसा से उद्गमित होकर, जिसको आप जानते हैं इंद्रावती नदी के नाम से। तो एक है इंद्रावती नदी, और इसको थोड़ा सा और अगर आप लंबा कर लेंगे, है ना, तब आप पाएंगे यहीं पर एक और नदी आके मिलती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बॉर्डर बनाते हुए, जिसको आप कहते हैं सबरी रिवर। छत्तीसगढ़ में आप इसको पढ़ेंगे पूरा, मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कुछ दिनों में। छत्तीसगढ़ बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन जब कुछ टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं तो उसको पहले हमको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सभी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपको एकदम एक्साइटेड होकर नहीं जाना है, आपको जैसे पढ़ते हुए पढ़ाते हुए मैं जा रहा हूँ वैसे आपको जाना है। ठीक है, कुछ चीज़ों को टाइम टू टाइम हम पढ़ते रहेंगे, तब हमको याद होते हुए जाता है। ठीक है जी, देखिए पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, संयुक्त रूप से प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी,
नीचे से हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, नीचे से हम लोग पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं क्या, एक पढ़ते हैं प्रवरा, क्या पढ़ते हैं, प्रवरा। और इसी प्रवरा नदी के तट पर हमने महाराष्ट्र में पढ़ा था दैमाबाद को, जो कि सैंधव सभ्यता का स्थल था। यहाँ से हमको तांबे का रथ मिला था। एक रिवर पढ़ते हैं हम लोग मंजरा, और इसी मंजरा नदी पर आप सबको पता होगा कहाँ पर, आप सबको पता होगा तेलंगाना में हमने पढ़ा था निजाम सागर बांध। किस नदी पर, मंजरा नदी पर। ये किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक है। और गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में कौन सी परियोजना है, जायकवाड़ी परियोजना है। आज उसको भी हम लोग यहीं पर लिखने वाले हैं। लंबाई की अगर आप बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो आपको मैंने बताया था ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लेंथ है 1465 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 1465 किलोमीटर लंबी है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, परियोजनाओं की बात करते हैं। मैंने अभी बताया परियोजनाओं के बाद हम तटवर्ती शहर और कुछ विशेषताओं को देखेंगे। तो परियोजनाओं को मैं यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ। परियोजनाओं को कहाँ पे लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ, आपको याद रखना है। पहले बात याद रखना है आपको, जायकवाड़ी, जायकवाड़ी, ठीक है। जायकवाड़ी कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पर है। इसके बाद आपको दिखेगा निजाम सागर परियोजना, क्या दिखेगा, निजाम सागर, निजाम सागर। और ये किस नदी पर है, तो आपको मैंने बताया ये मंजरा नदी पर है। इसको भी आपको याद रखना है, मंजरा नदी पर है। अगर मंजरा ऑप्शन में ना हो तो तब आपको गोदावरी लगाना है, ठीक है। मंजरा नदी पर कहाँ है, ये है भैया तेलंगाना में। कहाँ है, तेलंगाना में। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तेलंगाना आप ऐसे याद रख लेंगे, तेलंगाना में है, ठीक है। आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगा पोलावरम, क्या, पोलावरम। और पोलावरम डैम किस में है, पोलावरम डैम आपको आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, पोलावरम डैम, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। जायकवाड़ी परियोजना, निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी पर है। मंजरा नदी ऑप्शन में ना हो तब आपको गोदावरी लेके चलना है। कहाँ पर है, वो तेलंगाना में है। पोलावरम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तटवर्ती शहर की अगर हम बात करते हैं तब हम देखते हैं तटवर्ती शहर में एक शहर है नासिक, जहाँ से इसका उद्गम होता है। और एक शहर हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश में, जिसको आप कहेंगे राजमुंदरी, क्या कहेंगे, राजमुंदरी। और यहीं पर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में है। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ की बातें हैं, ये बातें हैं पूरी बातें गोदावरी नदी के बारे में। विशेषताओं के बारे में क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। और मैंने बताया था इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, लेकिन कावेरी के साथ कई बार इसको पूछा गया है और कई बार कभी कावेरी कभी गोदावरी को आंसर ले लिया जाता है। ऐसे कंडीशन में आप एग्जाम में अपना स्वविवेक का प्रयोग करेंगे। इसका कोई ट्रिक नहीं है भाई, किसी ने भी आपको किसी भी तरीके की चीज़ें बताई होगी। किसी ने कहा होगा दक्षिण की गंगा कहे तो आप कावेरी लगाइए, किसी ने कहा होगा दक्षिण भारत की गंगा कहे तब आप कावेरी लगाइएगा। ऐसा कोई ट्रिक काम नहीं करता है। एग्ज़ाम में जब दोनों आ जाते हैं तब उस समय एग्जामिनर अपने हिसाब से आंसर ले लेता है। ऐसे कंडीशन में आपको ये जब दोनों ऑप्शन में हो तब आपको इसको छोड़कर भी आएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में यह प्रश्न विलोपित होने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। आपको याद रखना है, विशेषताओं में आपको याद रखना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और नदी के बारे में जिसका नाम है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप सबको पता है महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र से। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र। देखिए एक नदी को हम कितनी जगह पर पढ़ रहे हैं, कितने राज्यों में पढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे चीज़ें हमको याद होते हुए जाता है जी, समझ रहे हैं। इसीलिए आपने अगर कोई इसको महाराष्ट्र में लिख लिया है तो यहाँ पर मत लिखिएगा अपने नोट्स में, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को और रिविजन करवाने का मौका देते हैं, समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं विसर्जन। विसर्जन इसका भी बे ऑफ बंगाल में होता है, आपको पता ही है। इसके बाद पढ़ते हैं सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी भी सहायक नदियों को, चलिए जिस प्रकार से गोदावरी की नदियों को लिखे थे इसकी भी सहायक नदियों को हम लोग लिख लेते हैं। ये ऐसा कहाँ से उद्गमित होता है, महाराष्ट्र से उद्गमित होता है। उसके बाद कहाँ प्रवाहित होता है, कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद आप सबको पता होना चाहिए ये यहाँ से उद्गमित होकर
कर्नाटक, फिर तेलंगाना और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती है। इस बात को याद रखना है। कौन? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में आपको याद रखना है सहायक नदियों में एक तो याद रखना है आपको भीमा। क्या याद रखना है? भीमा नदी। भीमा के साथ आपको याद रखना है कोयना नदी। क्या याद रखना है? कोयना। कोयना याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है क्या? भीमा, कोयना और उसके बाद मूसी नदी। और इसी मूसी नदी के तट पर आपको देखने को मिलता है क्या? इसी मूसी नदी के तट पर आपको देखने को मिलता है हैदराबाद शहर। ठीक है, आपको याद रखना है। नीचे क्या याद रखेंगे? नीचे आपको याद रखना है घाट प्रभा। क्या याद रखेंगे? घाट प्रभा। घाट प्रभा के साथ क्या याद रखेंगे आप? माल प्रभा। क्या याद रखेंगे? माल प्रभा। आगे आपको क्या याद रखना है? आगे आपको याद रखना है एक नदी है जो दो भागों में पहले जाती है, एक को कहते हैं तुंग, एक को कहते हैं भद्रा। ये आंध्र प्रदेश में शिमोगा जिले के पास से उद्गमित होती है। ये नदियाँ आगे जाती हैं और यहाँ पर मिल करके संयुक्त रूप से कहलाती हैं तुंगभद्रा रिवर। क्या कहलाती है? तुंगभद्रा रिवर, जो कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा की सहायक नदियों में आपको याद रखना है यह नदी आंध्र प्रदेश के संगमलेश्वर के पास जाकर के कृष्णा नदी में मिलती है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सहायक नदियों की बात हुई। अगर आप लंबाई की बात करेंगे तो आप सबको मैंने पहले भी क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताया है, इसकी लंबाई आपको 1400 याद रखना है। किसी किसी बुक में 1401 लिखा होगा, आपको नहीं घबराना है, आपको याद रख लेना है 1400 किलोमीटर के साथ ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी या दूसरी सबसे लंबी नदी है। बड़ी नहीं, दूसरी सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, परियोजनाओं की बात करते हैं। तो एक परियोजना आपको याद रखना है जिसको कहा जाता है अलमाटी। क्या कहते हैं? अलमाटी परियोजना। यह परियोजना आपको कर्नाटक में दिखेगा कृष्णा नदी पर। इसकी सहायक नदी है कोयना। कोयना पर आपको कोयना परियोजना मिल जाएगा। तो कोयना नदी पर कोयना परियोजना है, इसलिए एग्जाम में पूछा नहीं जाता है क्योंकि नाम में ही इस परियोजना का नाम है। लेकिन कोयना किसकी सहायक नदी ये पूछ लिया जाए तब आपको याद रखना है कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, अलमाटी परियोजना। एक और परियोजना आपको देखने को मिलेगा नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर। और इसमें भी आप सबको बता दूं, उस समय जब मैंने इसको पढ़ाया था तब मैंने आपको आंध्र प्रदेश बताया था। अगर एग्जाम में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रूप से ऑप्शन में हो तब आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रूप वाले आंसर को आपको टिक करना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि दोनों के एक एक जिले में आपको इसका विस्तार देखने को मिल सकता है। इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आंध्र प्लस तेलंगाना, दोनों ही राज्यों में आपको इसका विस्तार देखने को मिल सकता है। तो आपको अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ दिया जाए तब आपको लगा के आना है आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला सही जवाब होगा। नागार्जुन सागर कौन सी नदी पर? कृष्ण नदी पर। अर्जुन कृष्ण, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन। ठीक है, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तटवर्ती शहरों की अगर आप बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इसके तट पर एक शहर जिसको आप कहते हैं विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्या है? विजयवाड़ा। कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में आपको देखने को मिलने वाला है। आगे देखते हैं विशेषताओं के बारे में। तो मैंने बताया यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। क्या क्या फैक्ट्स हैं? झील। झील से भी प्रश्न बनते हैं, आप सबको पता ही होगा। ज्योग्राफी में झील एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। यहाँ पर हमको दो झील देखने को मिलेगा, एक है पुलिकट झील और एक है कोलेरू झील। और दोनों ही डिफरेंट वाटर के लिए जाने जाते हैं। पुलिकट जहाँ पर लेगून झील है, खारे पानी का झील है, वहीं पर कोलेरू जो है एक मीठे पानी का झील है। चलिए देखते हैं इनके बारे में। पुलिकट झील। पुलिकट झील के बारे में चलिए जानिए क्या क्या बातें हो सकती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुलिकट झील का विस्तार आपको जानना है। विस्तार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, विस्तार। विस्तार आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में। ठीक है,
तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा विस्तार आंध्र प्रदेश में है पुलिकट झील का, थोड़ा सा विस्तार तमिलनाडु राज्य में भी आपको देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है 70% यहाँ पर और 30% आपको याद रखना है कहाँ पर, तमिलनाडु में। इस प्रतिशत का मतलब क्या है, ज़्यादा और कम बताने के लिए इसको ऐसा रेशियो में बांट दिया गया है। आपको याद रखना, ज़्यादा भाग आंध्र प्रदेश में है और कम भाग कहाँ है, तमिलनाडु में। पुलिकट झील के बारे में आपको याद रखना है, इसी पुलिकट झील के पास आपको देखने को मिलेगा श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या देखने को मिलेगा, श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप में क्या है तो आपको पता होगा, यहाँ पर इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है भैया, आपको याद रखना है कहाँ पर, इसरो का श्रीहरिकोटा द्वीप में। और ये किस झील के पास है, पुलिकट झील के पास है। आपको याद रखना है पुलिकट झील जो है खारे पानी का झील है। खारे पानी का बोल दे आपको एग्जाम में, आपको बोल दे लैगून झील, आपको बोल दे ये अनूप झील। ठीक है, ये सभी झीलें एक प्रकार की झीलों के लिए प्रयोग में होने वाली शब्द हैं। आपको याद रखना है खारे पानी के झील, लैगून झील, अनूप झील, ये सभी झील एक प्रकार के झीलों के लिए प्रयोग होने वाली शब्दावलियां हैं, आपको याद रखना है। और लैगून झीलों को केरल में कयाल झील कहते हैं, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मैं फिर से नोट करवा दे रहा हूँ, नोट आप याद रखेंगे, लैगून झील, लैगून झील को केरल में कयाल कहा जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। लैगून झीलों को केरल में कयाल के नाम से जाना जाता है। और लैगून झीलों का और क्या क्या नाम है, अनूप झील का है, खारे पानी की झील का है। ये सभी किसके लिए प्रयोग होती हैं, लैगून झीलों के लिए प्रयोग होने वाली शब्दावलियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोलेरू झील, कोलेरू झील के बारे में आपको याद रखना है, मीठे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से प्रश्न। अब जिनको मैप याद नहीं है, जिन्होंने राज्य प्रदर्शन या मैप के तरीके से प्रश्नों को नहीं पढ़ा है, उनसे क्या गलतियां हो जाएंगी आपको याद रखना है। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा था एक रिवर जो है ऐसे आती है और बे ऑफ बंगाल में मिलती है। उसके बाद हमने एक और रिवर पढ़ा है ऐसे, ये भी बे ऑफ बंगाल में मिलती है। और इन दोनों नदियों के बारे में हमने क्या देखा था, ये दोनों नदियाँ कौन कौन सी है, एक को हमने कहा था, ये ऊपर वाली नदियों को हमने कहा था गोदावरी। क्या कहा था, गोदावरी। ठीक है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज पतला करते हैं जी इसके लिए, लिखने के लिए। ये गोदावरी है, इसको क्या कहा था हमने, ज़्यादा पतला हो गया है ना, ये है कृष्णा, ऐसा हमने कहा। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था नीचे हम लोग क्या पढ़े थे, नीचे हम लोगों ने पढ़ा था तमिलनाडु में एक नदी जो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से निकल रही थी, जिसको हमने क्या कहा था, कावेरी नदी। क्या कहा था, कावेरी। ठीक है, एक कावेरी नदी है। अब इन सभी नदियों को अगर आप ऊपर से मतलब उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी जमाने के लिए पूछा जाएगा, तब भी आप इसको सीक्वेंस में जमा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा बताइए कोलेरू झील किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो आपको याद रखना है कोलेरू झील जो है यहाँ पर स्थित है, मतलब गोदावरी और कृष्णा के बीच स्थित है। लेकिन अगर आप बात करेंगे पुलिकट झील की, तो पुलिकट झील किन दो नदियों के बीच है, तो ये स्थित है भैया, आप देख पा रहे होंगे किन दो नदियों के बीच में, कृष्णा और कावेरी के बीच में। इसको कहते हैं ज्योग्राफी से आने वाले प्रश्न। आपको डायरेक्ट ना पूछ करके आपके ज्योग्राफी के तर्क शक्ति पर बेस्ड प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमको मैप के थ्रू पढ़ना चाहिए, किसको, जियोग्राफी को। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है ये कौन सा झील है, इसको याद रखना है, ये है कोलेरू झील। क्योंकि आप सबको मैंने बताया कि पुलिकट झील का विस्तार किन दो राज्यों के बीच में आपको देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में तभी दिखेगा जब ये कृष्णा से दक्षिण में आएगा, है ना। तो इतना कॉमन सेंस हमको लगाना है एग्जाम में भाई। ठीक है, ये कौन सा है, पुलिकट,
इस बात को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सेक्शन जो है द्वीप का। तो आप सबको याद रखना है श्रीहरिकोटा द्वीप। मैंने बताया श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है? पुलिकट झील के निकट स्थित है। पुलिकट झील के निकट स्थित है। इस बात को याद रखेंगे। इसके साथ आपको क्या याद रखना है? इसके साथ आपको याद रखना है यहीं पर है इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, याद रखना है इसको आपको। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? समुद्र तट। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे कुर्नूल, अनंतपुर, कडप्पा और चित्तूर, ये जो 4 आप डिस्ट्रिक्ट देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश के, इन 4 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के वहाँ पर कौन सा समुद्र तट कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा। ऐसे जब हम लोग गुजरात से पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो अलग अलग राज्यों में उनके तट रेखा को अलग अलग नाम दिया जा रहा है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने कल उड़ीसा में देखा था पिछले क्लास में, उड़ीसा वाले तट को हमने कहा था उत्कल तट। क्या कहा था? उत्कल तट। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश वाले इस सीमा को, जो कि ये 4 जिलों में विस्तृत है, इसको कहा जाता है रॉयल सीमा। क्या कहते हैं? रॉयल सीमा। याद रखना है, रॉयल सीमा कहते हैं भाई इस तट को। ठीक है, इसके नीचे से, इसी रॉयल सीमा के नीचे से, यहीं से स्टार्ट होता है फिर इधर नीचे कोरोमंडल तट, जो कि आंध्र प्रदेश में भी मिलता है थोड़ा सा, है ना, कोरोमंडल तट। लेकिन मुख्यतः विस्तार इसको आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है तमिलनाडु में। कोरोमंडल तमिलनाडु में मुख्यतः देखने को मिलता है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा कवर करेगा, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा रॉयल सीमा, और रॉयल सीमा से ऊपर क्या है? उत्कल तट, जो कि ओडिशा में है। इधर भी हमने देखा था काठियावाड़, कोंकण देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? कनारा तट देखा था, मालाबार तट देखा था। सभी तट को हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। इस सब बात को आपको याद रखना है। काठियावाड़, कोंकण, कनारा, मालाबार, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये कौन सा तट है? रॉयल सीमा तट। रॉयल सीमा तट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है। आगे देखेंगे बंदरगाह के बारे में। तो बंदरगाह के बारे में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक प्रमुख बंदरगाह, जिसको कहा जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। क्या कहते हैं? विशाखापट्टनम बंदरगाह। और विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए। ये कौन से राज्य में स्थित है? ये स्थित है भैया आंध्र प्रदेश राज्य में। अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तब आपको मैप में देखने को मिलेगा, ये है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम। ठीक है, इस आपको अच्छे से देखना है, ये है विशाखापट्टनम, अच्छे से आपको याद रखना है। विशाखापट्टनम क्या है? एक बंदरगाह है। पहले बात तो आपको याद रखना है बंदरगाह। ठीक है, एक बात याद रखेंगे बंदरगाह। इसके साथ साथ आपको याद रखना है विशाखापट्टनम बंदरगाह के साथ साथ इसको याद रखना है विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है यहीं पर स्थित है हिंदुस्तान शिपयार्ड। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर है आपसे पूछा जाएगा। आपको याद रखना है ये विशाखापट्टनम में स्थित है। विशाखापट्टनम के बारे में आपको याद रखना है विशाखापट्टनम में स्थित है एक घाटी जिसको कहते हैं अराकू वैली। क्या कहते हैं? अराकू वैली, अराकू घाटी, जो कि एक बेहद ही पर्यटन के दृष्टिकोण से एक बढ़िया जगह है, जहाँ पर आप सबको छत्तीसगढ़ से भी कई टूरिज्म आपको जाते हुए दिखाई देंगे। आपके दोस्त यार कहते होंगे विशाखापट्टनम घूमने जा रहे हैं। बेसिकली उनके लिए ये अराकू घाटी घूमने के लिए एक बेहद ही पसंदीदा जगह है। अराकू घाटी कहाँ है? इसी विशाखापट्टनम के पास है। आपको याद रखना है इस विशाखापट्टनम में विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को लोहे का निर्यात किया जाता है, लोहे का निर्यात। और ये लोहा कहाँ से मिलता है भैया? तो आपको याद रखना है ये लोहा मिलता है, ये लोहा आता है छत्तीसगढ़ के बैलाडीला के खानों से। बैलाडीला जानते हो ना? बैलाडीला दंतेवाड़ा जिला में है छत्तीसगढ़ के। आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इस बैलाडीला के खानों से आपको पता होगा इस बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी है नंदी राज। इसकी ऊंचाई कितनी है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, जापान को लोहा यहाँ से निर्यात होता है, छत्तीसगढ़ से प्राप्त लोहा होता है ये, इसको आपको याद रखना है। विशाखापट्टनम, यहीं पर एक स्थान है जिसको कहते हैं डॉल्फिन नोज। क्या कहते हैं?
डॉल्फिन नोज, ठीक है, डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज क्या है? तो ये एक डॉल्फिन की तरह एक नाक, आपने देखा होगा डॉल्फिन कुछ इस प्रकार से दिखता है ना। मैं चित्र अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ ना भाई। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ऐसे, है ना, डॉल्फिन ऐसे देखने को मिलता है। कुछ इसी प्रकार की एक पहाड़ी है जो डॉल्फिन नोज की तरह दिखाई देती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास। और इसी पर एक लाइट लगा हुआ है जो, है ना, बहुत दूर तक अपना प्रकाश भेजता है समुद्र में, और इसके थ्रू समुद्र में आने वाले तूफानों की जानकारी मिलती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। आपको याद रखना है डॉल्फिन नोज, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। डॉल्फिन नोज का संबंध किस बंदरगाह से है? विशाखापट्टनम बंदरगाह से है, इस बात को याद रखना है। अराकू घाटी भी इसी से संबंधित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड यहाँ पर स्थित है, ये एक बंदरगाह है। इसके साथ साथ यहाँ के यहाँ इस बंदरगाह से छत्तीसगढ़ के बैलाडीला की खानों से प्राप्त लोहा को जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं एक और बंदरगाह। ये प्राचीन काल का बंदरगाह है, प्राचीन काल का बंदरगाह, प्राचीनकालीन बंदरगाह, प्राचीनकालीन बंदरगाह। और इस बंदरगाह के बारे में आपको याद रखना है, इसको प्राचीन समय में कहा जाता था, प्राचीन नाम इसको याद रखेंगे, प्राचीन नाम। प्राचीन नाम ना कह के क्या कहेंगे इसको? हम कहते हैं जी इसको अन्य नाम, अन्य नाम कहते हैं भाई, है ना। अन्य नाम में इसको याद रखेंगे, अन्य नाम। अन्य नाम क्या है? मसूलीपट्टनम। क्या है? मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। और जब आप सबको पता होगा हमारे यहाँ यूरोपियों का आगमन हुआ तो सब ने अपनी अलग अलग जगह पर अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। जैसे कि मैंने सूरत पढ़ाते हुए आपको गलती से 1913 कह दिया था, उसको आप अपडेट कर लेंगे, उसको मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था, वो है 1613। 1613 में अंग्रेज़ों की पहली कोठी सूरत में स्थापित हुई थी, जबकि डचों की पहली कोठी, डचों की पहली कोठी मसूलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि धार्मिक स्थलों से है। और धार्मिक स्थलों में आप सब देख पा रहे होंगे तिरुपति बालाजी को। किनको देख पा रहे हैं? तिरुपति बालाजी को। ये इस साल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि अभी तिरुपति मंदिर में यहाँ की प्रसाद में जो लड्डू मिलता है वो बहुत विवादों में रहा। ऐसा कहा जा रहा था इसमें जो लड्डू बनता है इसमें कोई बुर्बक इंसान इसमें क्या मिला रहा था जी? इसमें मिला रहा था मछली का तेल और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हिंदू धर्म के खिलाफ है। आपको याद रखना है इसको। तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? तिरुपति बालाजी का मंदिर है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में है, आपको याद रखना है। भारत का सर्वाधिक चढ़ावा वाला मंदिर, इस बात को आप याद रखेंगे। तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है तिरुपति बालाजी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान में आपको याद रखना है पापीकोंडा नेशनल पार्क, इसके साथ साथ आपको याद रखना है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और क्या याद रखना है आपको? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। उद्यानों से प्रश्न आपको जब बनेंगे आपको यही 3 उद्यान आपको याद रखना है। कौन कौन सा? पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है जी, इतनी ही बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। कुछ विशेषताएं होंगी उसको हम लोग पढ़ेंगे, कुछ विशेषताएं नहीं है तो उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य प्रमुख स्थलों के बारे में। तो आप देखेंगे राजमुंदरी। तो राजमुंदरी के बारे में हमने क्या बताया था? हमने बताया था भैया यहाँ पर है राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कर लीजिए, ऐसा स्टार लगा लीजिए, ये आएगा भैया एग्जाम में, ऐसा वाला प्रश्न है। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कडप्पा।
ये कडप्पा क्या है तो आपको याद रखना है। इसी कडप्पा को यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक डिस्ट्रिक्ट आपको दिखेगा आंध्र प्रदेश में, ये लिखा हुआ है कडप्पा, है ना। हमने अभी देखा था ये यहाँ से लेकर के ऐसा, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, कुर्नूल, अनंतपुर, कडप्पा और चित्तूर, यही वो जगह है, 4 जिला जिसको हम लोगों ने क्या देखा था, रॉयल सीमा में देखा था। आपको याद रखना ये जो कडप्पा आप देख पा रहे हैं, इसी कडप्पा के नाम पर कडप्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण किया गया है। चट्टानों का नामकरण, ठीक है। जैसे कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों का नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर रखा गया है, उसी प्रकार से कडप्पा क्रम के चट्टानों का नाम आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले पर या कुडप्पा जिला के नाम पर रखा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अमरावती, तो अमरावती तो आपको पहले याद रखना है। अमरावती क्या है, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, एक बात तो आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है भारत का 25वां उच्च न्यायालय, आपको पता होना चाहिए भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से 25वां कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय, ठीक है। इसके साथ आपको क्या याद रखना है, इसके साथ आपको याद रखना है मैंने आपको हिस्ट्री के एमसीक्यूज जो आपको शाम को 5 बजे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैंने जब आपको कुषाण वंश पढ़ाया तब मैंने बताया था गांधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला और एक मूर्तिकला और आपको जानना है क्या है, अमरावती मूर्तिकला, ठीक है। और ये क्या है तो आप सबको पता ही होगा, एक था गांधार, एक था मथुरा और एक क्या है, अमरावती मूर्तिकला। और ये तीनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। इसमें गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती है। इसको मैं एक दिन एकदम सेपरेट वीडियो में तीनों मूर्तिकला को आपको समझा दूंगा, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले साले प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है जी। अमरावती मूर्तिकला, गांधार मूर्तिकला और मथुरा मूर्तिकला, ये तीनों किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं काकीनाडा। और काकीनाडा जब भी आ जाए आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास याद आना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्टेट के अगर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको काकीनाडा अधिवेशन याद होना चाहिए। पहली बात तो ये आपको याद होना चाहिए कि काकीनाडा नामक शहर जो है आंध्र प्रदेश में है। पहली बात तो यही हो जाता है। वर्ष 1923 में, कब, वर्ष 1923 में काकीनाडा अधिवेशन होता है। और ये अधिवेशन किसका हो रहा है भैया, दिसंबर 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं भैया मौलाना मोहम्मद अली। कौन कर रहे हैं, मौलाना मोहम्मद अली इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में यहाँ से शामिल होने वाले लोगों के बारे में प्रश्न बनता है, आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ से यहाँ पर कौन कौन शामिल हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से आपको याद रखना है नारायण राव मेधावाले, नारायण राव मेधावाले मेघावाले के नेतृत्व में, ये नेतृत्व करता है ना छत्तीसगढ़ में, कौन है, ये नेतृत्व करता है। इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से धमतरी से काकीनाडा के लिए, कहाँ से कहाँ तक ये भी आपको याद रखना है, धमतरी से काकीनाडा आंध्र प्रदेश तक कुल 25 सदस्य इसमें शामिल होंगे। आपको याद रखना है 25 सदस्य, इस बात को आपको याद रखना है। इन 25 सदस्य में कौन कौन शामिल है, इसमें शामिल है सुंदरलाल शर्मा जी, इसके साथ साथ आपको याद रखना है श्यामलाल गुप्त। कौन है, श्यामलाल गुप्त। और क्या है,
श्यामलाल सोम जी, श्यामलाल सोम जी भी सम्मिलित हैं। गिरधारी लाल तिवारी सम्मिलित हैं इसमें, गिरधारी लाल तिवारी। अगर आप सबको नहीं दिख रहा होगा, आप सबको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको दिख जाएगा। गिरधारी लाल तिवारी 25 सदस्य हैं, सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल गुप्त, श्यामलाल सोम, गिरधारी लाल तिवारी। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा रामजीलाल सोनी। कौन मिलेंगे? रामजीलाल सोनी जैसे लोग इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ से पैदल जाएंगे बस्तर होते हुए काकीनाडा। किसके नेतृत्व में? नारायण राव मेधावाले के नेतृत्व में। आप पढ़ेंगे, जब ये घटना पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। जब धमतरी में आएंगे तो इनके लिए क्या होगा? इनके लिए भैया एक नत्थू जी जगताप लोग इनके लिए एक आयोजन करेंगे। ये सारी कहानियां हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ेंगे। आपको याद रखना है 25 सदस्य कौन कौन जा रहे हैं इसमें? सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल सोम, श्यामलाल गुप्त। इसके अलावा आपको याद रखना है गिरधारी लाल तिवारी, रामजीलाल सोनी। इतने लोग जा रहे हैं कहाँ पर? काकीनाडा अधिवेशन में, जो कि आंध्र प्रदेश में हो रहा है। हमारे यहाँ से 25 लोग जा रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अली इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यनम। ये क्या है? यनम। यनम के बारे में एक बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ यनम क्या है और इसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है। भारत का मैप इधर उधर हो जाएगा तो थोड़ा माफ़ करेंगे भैया ना, तो जल्दीबाजी में बना रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना है भारत का मैप थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है तो माफ़ कर लीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको आप देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो जा रहा है जी। ठीक है, आप देखते हैं इसको भारत के मैप के बारे में। और आपको पता होगा ये जो है आपका केरल है, ये तमिलनाडु है, ये ऊपर पूरा आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश, और इधर आपको देखने को मिलता है ऐसे कर्नाटक। तो ये जो पुडुचेरी है, जिसको आप पुडुचेरी या पांडिचेरी जिसको आप जानते हैं, है ना, इसके 4 अन्य अलग अलग ज़िले हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में इसको कहा जाता है यनम। क्या कहते हैं? यनम। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको यलम देखने को मिलेगा, आपको नहीं घबराना है, ये है यनम। इसी का एक यहाँ पर है यनम। तमिलनाडु में 2 जगह देखने को मिलेगा, एक को कहते हैं कराईकाल। क्या कहते हैं? कराईकाल। और एक को कहते हैं पुडुचेरी। ठीक है, कहीं का पुडुचेरी भी देखने को मिलता है, पुडुचेरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, और जो केरल में इसका भाग है इसको कहा जाता है माहे। क्या कहते हैं? माहे। तो ये 4 जिलों को आपको याद रखना है। भले ये अलग अलग 3 राज्यों में इसका विस्तार है, पर ये संयुक्त रूप से एक ही स्थान कहलाता है, जिसको आप कहते हैं पुडुचेरी। ठीक है, तो ये जो यनम लिखा हुआ है, ये यनम बेसिकली पुडुचेरी का ही एक भाग है। ये अलग अलग 3 राज्यों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है जी। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें अब यहाँ से क्या प्रश्न आपको एग्जाम में बनने वाले हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसको हमने तो कवर कर लिया है, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं। जैसे कि आपको यहाँ से खनिज संसाधन से आपको प्रश्न बनेंगे, खनिज। ठीक है, तो खनिज में आपको एकदम बेसिकली मैं बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न है वो क्या है? पेट्रोलियम एवं गैस। क्या आएगा यहाँ से? पेट्रोलियम एवं गैस। तो आप सबको मैंने जब महाराष्ट्र पढ़ाया तो आपको मैंने बताया था यहाँ पर केजी बेसिन। क्या बताया था? केजी बेसिन। और केजी बेसिन का मतलब क्या होता है? कृष्णा गोदावरी का बेसिन आपको
याद रखना है। इस केजी बेसिन में क्या हुआ था? इस केजी बेसिन में हुआ था जी रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपको मैंने बताया था। ठीक है, क्या बताया था मैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज बताया था ना, आपको याद रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में यहाँ पर वर्ष 2003 में पेट्रोलियम एवं गैस की यहाँ पर इन्होंने खोज की थी। कहाँ पर की थी? डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक नहीं जी, इसको पूरा लीजिए, D6 ब्लॉक में, ठीक है। D6 ब्लॉक में इन्होंने किया था किसका खोज? पेट्रोलियम एवं गैस का। तो आपको याद रखना है पेट्रोलियम एवं गैस के लिए आंध्र प्रदेश का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। एक तो खनिज यहाँ से इसको याद रखना है। एक याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश में एक जगह है, एक जिला है जिसको कहते हैं नेल्लोर। क्या कहते हैं? नेल्लोर। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अभ्रक। क्या मिलेगा? अभ्रक। तो अभ्रक के भंडारण में भी और उत्पादन में भी आपको आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला देखने को मिलने वाला है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रश्न यहाँ से बन सकते थे उसको हमने आज की इस क्लास में आंध्र प्रदेश राज्य के राज्य प्रदर्शन की सीरीज में हमने कवर कर लिया है। आने वाले आपके CGPSC प्री, CGSI, ठीक है, आरक्षक भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड, नगर सैनिक, ये जितने भी भर्ती परीक्षा की एग्ज़ाम आप देने वाले हैं इसकी निःशुल्क क्लासेस हमारे यहाँ हमारे इस YouTube चैनल पर संचालित किया जा रहा है। अगर आप अपने आसपास के दोस्तों को भी ये बता सके कि आपको फ्री में एक ऐसी एकेडमी है जो आपकी तैयारी करवा रही है, तो ये आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए एक बेहतर प्रयास होगा। हमारा यह प्रयास रहेगा कि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम तक एकदम अच्छे से प्रिपेयर करा दिया जाए ताकि आप एग्ज़ाम में पढ़ाई के लिए एकदम निश्चिंत होकर के एग्ज़ाम में बैठे। चलिए, इसी तरीके के कंटेंट को लेकर के हम लगातार आपको राज्य प्रदर्शन बहुत जल्दी कवर कराएंगे। देन उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं इसी प्रकार के क्लास को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।